अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का अस्पहाल। मैं हूँ जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर आपको महकमा सेहत की हालत ज़ार बताने के लिए जमा किए हैं एक हॉस्पिटल के मुख्तलिफ किरदार। इससे बस इतना पता चलना चाहिए कि कैमरे ऑन हो गए हैं, फौरन चीखो पुकार शुरू कर देते हैं। खुदा के वास्ते हीटर चला दियो, बड़ी ठंड लगन डई। हाय हाय, कौन से हीटर चला दो, गर्मी से तो जान निकल रही है। ओ केड़े बताऊं खा बैठी है तू आपा। ओ कादली तेनू गर्मियां लग गईयां। आए जुनैद साहब, मेरा सिर इस तरह घूम रहा है जैसे पुलिस की गड्डी के ऊपर नीली बत्ती नहीं घूमती। आए ब्लड प्रेशर चेक करें, मेरा ब्लड प्रेशर चेक करें। में अभी तो चेक किया ब्लड प्रेशर 120/80 है तुम्हारा। आए डॉक्टर साहब खुद ब्लड प्रेशर चेक करो। मैं नहीं मानता। आए वो तो शक्ल भी डाल दी है उस्ताद राना। मैं नहीं मानता, इसकी बीमारी को मैं नहीं मानता जुनैद साहब। अच्छा, क्यों? जीटी रोड रुक जाता है, मोटरवे रुक जाता है, इवन मेरी कभी तनख्वाह रुक जाती है, इसकी हाय हाय नहीं रुकती। उसको तकलीफ होती है तो हाय करता है कि शौक से करता है? जुनैद साहब ये तो मानते ही नहीं ना मैनू कोई तकलीफ है। बस टेस्ट कराई जाते जे मेरे। लेकिन यार धीमे आपस की बात है, तुम्हारे टेस्टों में से निकलता भी तो कुछ नहीं ना। जुनैद साहब, लेबार्टरी दा फॉल्ट मेरा तो नहीं ना। आए लेबार्टरियां को पूछो। जुनैद साहब, मैं इन्ना खून दे बैठा लेबार्टरी ने, हुण तो मैं लेबार्टरी वेखा तो मेरे मुंह निकलता है इसकी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। जुनैद साहब, असल में मुझे लगता है कि इसके पास घर नहीं है, ये हमारे हॉस्पिटल के कमरे पे कब्जा करना चाहता है। ओ केड़ा तेरा कमरा है? एडा तेरा प्लाजे दे फ्रंट वाला कमरा जिथे मैं कब्जा करना चाहना वा, जिथे मैनू पाया हुंदा जे ना मुरादो परों गीजर दा सेक मैनू चढ़न दिया हुंदा। इधरों जनरेटर दी आवाज मेरे कान पाड़न डई हुंदी है, थल्लेओं लक च मेरे बेड दे विचों स्प्रिंग निकल के चुभन दिया हुंदा है। केड़ा कमरा जिदे ते मैं कब्जा करना चाहना, मैनू दसो तो सही। जुनैद साहब, मोटर चलानी होवे ते मेरे कमरे दी अलमारी खोल के चलांदे जी। जौन से ऑक्सीजन के सिलेंडर खाली हो जाते हैं वो मेरे कमरे में आके लगाए जाते हैं। और तुमसे अच्छा तो मेरा घर रहा है, इको भावें कमरा है जुनैद साहब। मैं जब कमरे की खिड़की खोलता हूँ अगो ताहद नजर छप्पड़ ही छप्पड़, भावें गंदियां मगर ठंडियां मामा। जुनैद साहब, इसका कोई घर नहीं है। अच्छा, घर वालों ने इसको निकाल दिया है। ओह नो। हाँ, मैंने सारी तफ्तीश की है। अच्छा, मैं भेस बदल के गया था, अमरूद बेचने वाला बन के गया था। अच्छा, बन के गए थे अमरूद बेचने? और क्या जुनैद, बनना की सी जुनैद साहब, बस अमरूद चुक ले तो बन गया। अच्छा, मैंने तो सुना कि ये अमरूद बेचने वाला बन के गए थे, फिर उन्होंने देखा कि इससे ज्यादा पैसे बनते हैं, फिर उन्होंने लॉन्ग लीव लेके 1.5 साल अमरूद ही बेचे। महल्ले दियां धीआं भैणां कहंदियां सी भाई कहंजे दा अमरूद इन्ने सोहणे लाए ने। एक्चुअली अमरूद आपके पेट को इस तरह साफ करता है, सही करता है। यानी अमरूदों का ताल्लुक भी डॉक्टरी से था ना? ऑफ कोर्स, यस, एग्जैक्टली। ओ भाई अमरूदा वालिया, डॉक्टर कहो, डॉक्टर। ओ डॉक्टर साहब, मेरा कुछ कर लो खुदा दा नाम जी। खुदा के लिए धीमे जाओ, हमारी जान छोड़ दो। तुम्हारी वजह से इन लोगों की केयर नहीं हो रही, दूसरे मरीजों को देखा नहीं जा रहा। ए मेरी वजह तो नहीं ठीक हो रहे, मैं तुम्हारी वजह तो नहीं ठीक हो रही। जुनैद साहब, ये मुझे सीरियस ले ही नहीं रहे। तुम सीरियस नहीं ले रहे डॉक्टर साहब को? जेडी सिस्टर जे मैं के मैनू साह बड़ा औखा आंडे है, खुदा दा ना ही कुछ कर। ते अपना मोबाइल कट के गाना ला के मेरे सिराने रख गई है, की दम दा भरोसा यार दम आवे ना। ये फजूल बातें मत करो धीमे। मेरा पहले ही साह उखड़िया सी जुनैद साहब, तो गाना डरावना ला गई मेरे को। धीमे, डॉक्टर साहब के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो यूं करेंगे और तुम ठीक हो जाओगे? एहो जे जादूगर कोल छड़ी हुंदी भी नहीं, हत्थां नाल ही काम वहांदा। नहीं यार, ऐसे जादूगर के पास आमतौर पे एक कुत्ता और एक बकरी होती है। ओ भाई जी, वो मदारी हुंदा जो जादूगर नहीं जो हुंदा। ये उनसे जादू करके दिखाता है। खुदा दा ना जी, मदारी ते एक बकायदा पर्सनैलिटी वाला भाई हुंदा, ओनू हुण जादूगर नाल ते ना मिलाओ। ओह माय गॉड, खाक तरक्की करेगा मुआशरा जहां तिब की महाराज को पहुंचने वाले डॉक्टर को जुगते हो रही हैं। ओए होए होए होए। अच्छा, तिब की महराज को पहुंचने वाला डॉक्टर खुद भी बहुत अच्छी जुगते करता है।
नहीं नहीं जुनैद साहब, मैं आपको बताती हूँ, डॉक्टर साहब ने इसको 1000 दफा कहा है कि नसीहत की है कि प्लीज तुम्हारी जिंदगी के लिए बेहतर है तुम वॉक करो, इसके लिए तुम इस चीज का एहतियात करो, लेकिन नहीं मानता। अच्छा, ना परहेज करता है ना वॉक करता, दिन में इस बात का जवाब दो ना। जुनैद साहब मेरी गल सुनो, इलाज इन्हां कोल कराण आए आ, ਇਹ ਇਲਾਜ ਕਰਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸੈਰ ਕਰ ਜਾ ਕੇ, ਸੈਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰੇ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। यार जितनी कर सकते हो उतनी तो करो ना। जुनैद साहब टका भले नहीं ते सैर कादी करिए यार सैर तो हम यूरोप की कह रहे, और बाहर फिरो टुरो। टका जेब च नहीं हुंदा, किथे बाल टुरा फिरां जुनैद साहब, रक्शे वाला जिन्ने पैसे हुन लैंदा है। असल में प्रॉब्लम भी ये है कि जैसे हमारे यहाँ आधे से ज्यादा लोग ये ख्वाब देखते रहते हैं कि हम घर बैठे बैठे अमीर हो जाए, करोड़पति हो जाए, इसी तरह मरीज भी हमारे यहाँ यही सोचते हैं कि कुछ करना ना पड़े, बस लेटे लेटे ठीक हो जाए। नहीं जुनैद साहब लेटे नहीं हुंदे, विच उठ के भी बईदा, विच हाय हाय भी करी दी है, पूरी रौनक लाई दी है इन्हां दे अस्पताल च, एवें सादे नहीं बैठे उत्थे। सब कुछ करते हो लेकिन वॉक नहीं करते तुम। और जनाब वाक मेरे को हुंदी नहीं, रोज नियत करना वा, चलो नियत दा ते सवाब मैनू मिल ही रहा होने। जुनैद साहब मैं दिल च सोचना वा ईमान से कि मैं इस वक्त वॉक कर रहा हूँ, मैनू ओदी वजह तो हल्का हल्का पसीना भी आना है। बस करो यार। हाय नदीम, मुझे तुम्हारी तरफ देख के यकीन करो तरस आ रहा है। ये तरस खा के हाल है ताड़ा। अगर पहले दिन तुमने मेरी बात मानी होती तो आज मेरी तरह हट्टे कट्टे होते। हाय सिर्फ हटे कवो, कट्टे होंदे ते कदों दे हलाल हो गए होंदे तुसीं, जिन्ना माशाल्लाह ताड़ी च गोश्त है। अरे जाहिल, मैं तुझे क्या बताऊं कितने कूले टींडे आए हुए हैं। कभी नहीं कहेगा कि आजकल मेरे भतीजे आए हुए हैं, मेरे भांजे आए हुए हैं, इनको जो सुनोगे दुआने आए हुए हैं, कूले टींडे आए हुए हैं, गुलाबी देसी कचनार आई हुई है, ਇਹਦਾ और किसी चैनल तल्लक ही नहीं सुवाए खान पीन दे। ये देखो तुम कि उसने कूले टींडों का नाम कितने एहतराम से लिए है, जैसे अपने रूहानी पेशवा का नाम लेते हैं। ਇਹਦਾ रूहानी पेशवा जुनैद साहब है ही खुराक। नदीम, मैं इलाज बिल गुजा करता हूँ, मैं इनकी तरह आपको केमिकल खिला खिला के अंदर से गाल देना नहीं चाहता। और जो इलाज बिल गजा करते हो वो गजा मरीज को दिया करो, खुद ना खाया करो बिल गजा। यार बहुत एनर्जी लगती है मेरी इस शो में। मेरे साथ जूस मंगा सकते हैं? देखो जरा मरीजों का जूस बंद करन दे ने तो खुद पीवी जाते ने। अल्लाह। जुनैद साहब आप यकीन माने, आप कभी इनके वो डाइनिंग रूम में चले जाए ना, तो आप जो जो मरीजों को मना करते हैं ना ये खाने की चीजें, सारी इन्होंने अपने टेबल पे रखी होती। ओ भाई इसलिए मना करते हैं कि तुम मरीज हो, वो डॉक्टर है। और जुनैद साहब डॉक्टर दे किहड़े 4 कंन हुंदे ने या 6 हाथ हुंदे ने, वो भी इंसान हुंदा है, मरीज भी इंसान हुंदा है। जब मरीज निहारी नहीं खा सकता तो डॉक्टर क्यों खाए निहारी? चलो खा लो निहारी, खा लो निहारी, बोटी नहीं खानी मगर। क्यों? वो मैंने खानी। देखो जरा जुनैद साहब, मुझे कहते हैं कि निहारी के साथ ब्लड प्रेशर होता है। सही कहते हैं डॉक्टर। हलीम नहीं खानी ब्लड प्रेशर होता है, गोश्त नहीं खाना ब्लड प्रेशर होता है। और यार धीमे, सेहतमंद आदमी के लिए कई चीजें जायज होती हैं, लेकिन बीमार आदमी हर चीज नहीं खा सकता। तो मगर जुनैद साहब बीमार बंदा खाए पिएगा नहीं तो जिएगा किस तरह? लेकिन जो डॉक्टर साहब चीजें मना करते हैं वो तो ना खाओ ना। तुम्हें राइस के लिए मना किया, तुम 4-4 प्लेटें खा जाते हो। ओ जान दे भैन मेरिए, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਨੇ। क्या समझदार है? कोई अफाका हुआ तुम्हें? ਬਾਊ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਰਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਕੁਵੈਤ ਪਹੁੰਚਾਤਾ है। झूठ बोल रहे हो, वो गेम बेस पे गया। हाँ गेम बेस पे गया, जुआ खेलता। यार बस करो। और जुआ भी जुनैद साहब मुंडा अब्बा जी ते मरीजां ते लांदा जी। क्या मतलब? जेड़ा मरीज अब्बा जी को आए ना जुआ ला लेंदे, लो जी इन्हें हफ्ता कड्ढना जी, शर्त ला लो मेरे ने। मेरे पास मरीज को उस वक्त लेकर आते हैं जब उसका आखिरी वक्त होता है। ये बिल्कुल गलत बात है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि इनके पास मरीज उस वक्त लेके आते हैं लोग जब आप लोग केस का बेड़ा गर्क कर चुके होते हैं। नहीं 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 जुनैद साहब, मैं गवाह हूँ, मरीज के लवाहिकीन आखिरी वक्त में हकीम साहब को ही बुलाते हैं। क्यों? ये मुर्दे भी नहलाते हैं।
नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हमारी उतनी बिसात होती नहीं है शादी ब्याह पे जितने लोगों को हम बुला लेते हैं, दावत दे देते हैं पकड़ के। और फिर दूसरी तरफ या तो हो ना कि आप दीगर अखराजात जो है उनमें सादगी ले आए और मेहमानों की तादाद आप 100 से 150 कर दें, फिर तो चलें समझ आती है। लेकिन ना आप दीगर अखराजात कम करते हैं, ना मेहमानों की तादाद कम करते हैं। अच्छा भाईजान, हमने कुछ अरसे से एक सीरीज या एक सिलसिला शुरू किया हुआ है शादी ब्याह के गैर ज़रूरी अखराजात के हवाले से। जी, काफ़ी हमने उस पर मौज़ूआत डिस्कस किए हैं और उस पर हमें लोगों की तरफ से, अपने व्यूअर्स की तरफ से बड़ा अच्छा फीडबैक मिलता है। और कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि जिस तरफ आपने इशारा किया है, हमने उसके बाद अपनी फैमिली में होने वाली जो शादियाँ हैं उनमें कोशिश की है कि उन अखराजात में या उन मदात में कम अज़ कम कमी वाक़ई की जा सके। अचानक तो एक दिन में खात्मा मुमकिन नहीं होता। एक बहुत ही इस हवाले से एक बड़ा ख़र्चा है जो एक मुद्दत से होता चला जा रहा है और इसमें इजाफा होता जा रहा है। और उस इजाफे की वजह भी हमारा ये जो एक स्टेटस की दौड़ है ना, वो है। और वो है कि मेहमानों की तवील फहरिस्त। आप कभी गौर करें कि हमारी उतनी बिसात होती नहीं है शादी ब्याह पे जितने लोगों को हम बुला लेते हैं, दावत दे देते हैं पकड़ के। और फिर दूसरी तरफ या तो हो ना कि आप दीगर अखराजात जो है उनमें सादगी ले आए और मेहमानों की तादाद आप 100 से 150 कर दें, फिर तो चलें समझ आती है। लेकिन ना आप दीगर अखराजात कम करते हैं, ना मेहमानों की तादाद कम करते हैं। और ऐसे स्टेटस सिंबल की दौड़ है अजीबो गरीब किस्म के। मतलब अगर लड़की वाले जो हैं वो मतलब लड़के वालों से पूछेंगे जी बाराती कितने आएंगे, तो वो कहते हैं जी अगर बाराती जो हैं लड़के वाले जो हैं वो ज़रा सिला रहमी का मुजाहरा करें, अच्छे पढ़े लिखे हों, तो वो कहते हैं जी हम ज़्यादा नहीं लाएंगे, हम 100 लोग लाएंगे। नहीं जी नहीं, 100 नहीं, आप 500 लेके आए। तो इसमें शो मारने वाली क्या बात है यार? अगर वो खुद कह रहे हैं कि हम 100, तो आप इस बात पे कनात करें, आप कहें जी ठीक है आप 100 लेके आए। अच्छा, फिर हमने इस ज़मन में अगर आपको याद हो कई मरतबा इस तजवीज़ पे भी बात की है कि अगर शादी का एक फंक्शन कर दिया जाए और वो दोनों मिलके कर लें तो अखराजात में बचत क्या नुमायां बचत हो जाए, नुमायां बचत हो जाए कि वो लड़के वाले और लड़की वाले मिलके कर लें। वो उनकी तरफ से वलीमे का हो, उनकी तरफ से वो निकाह का हो, लेकिन फंक्शन वो एक हो और जो अखराजात हैं वो बराबर तकसीम कर लिए जाएं। जो वो वलीमे की मद में होंगे वो अपने कर लें, वो अपने कर लें अखराजात। लेकिन इस तरह जो है वो खर्चा आधा रह जाता है। लेकिन हम बज़िद हैं अपने अखराजात बढ़ाने के लिए। अब पता होता क्या है कि ये फहरिस्त लंबी किस तरह होती चली जाती है। पहली बात तो ये है कि आज से 20 साल पहले एक फैमिली को देख लें। एक फैमिली जो थी वो छोटी सी फैमिली थी, फिर उन घरों में शादियां होनी शुरू हुई, ससुराल वाले दीगर ऐड होने शुरू हुए, उनके बच्चे, उनकी शादियां, उनके ससुराल वाले। अगर आप अपनी फैमिली को ही काउंट करना शुरू कर दें तो वो 300-400 बन जाती है। ठीक है, अब किसको छोड़े किसको ना छोड़े, आपको एक रेड लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है कि जनाब यहां तक हमने इन लोगों को बुलाना है, उसके बाद हमने बच्चों को नहीं बुलाना, हमने सिर्फ मियाँ बीवी को बुलाना है। फिर थोड़ी सी फरमाइश आ जाती है, अब बाकी तो ठीक है लेकिन यार ये 2-3 फैमिलीज बहुत क्लोज हैं, इनको बच्चों समेत बुला लो। वो जब 2-3 फैमिलीज को बुलाते हैं तो जो दीगर उसी कैटेगरी में आने वाले लोग होते हैं वो इतराज करते हैं। अदरवाइज आपके पास एक बड़ा अच्छा एक्सक्यूज आ जाता है कि जी देखें हमने कजन्स को मियाँ बीवी को बुलाया है, बच्चों को नहीं बुलाया। हमने जो सेकंड रिलेटिव्स हैं उनमें सिर्फ एक बंदे को बुलाया है। मतलब एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक असूल वज़ा कर लेते हैं, वो सारे ख़ानदान पे, पूरे मोहल्ले पे, हर जगह पे मुंतबिक हो जाता है वो एक असूल। लेकिन जहां पे आप डेविएट करते हैं मामला तो फिर आपके पास वो जवाज नहीं रहता। पहली बात तो ये है कि शादी ब्याह पे ना बुलाने पे एतराज करना मुझे इंतहाई भोंडा लगता है, इंतहाई भोंडा लगता है कि तुमने हमें बुलाया ही नहीं। अगर नहीं बुलाया तो चुप कर जाओ यार, नहीं बुलाया तो एक मजीद शर्मिंदगी का खुद भी शर्मिंदा हो रहा है और उसको भी शर्मिंदा कर रहा है। नहीं बुलाया तो यार किसी वजह से नहीं ना बुलाया। हाँ वो सही बात है। हाँ, चुप कर जा। हाँ चुप कर जाओ। और दोनों नहीं चंगा लगा। अच्छा तो फिर ये बात कर रहे हो, उसने अगली दफा भी
बुलाना आप। सर बाद लोग इसीलिए अपने मेहमान ज्यादा कर लेते कि साढ़े पहले पहले मुंडे दा ब्याह है इत्थे ये असल प्रॉब्लम ही है, पहले पहले का हो या आखिरी का हो, लेकिन असल में माशरे को दिखाना होता है कि जनाब 500 बंदा सी, 1000 बंदे का इंतजाम, यार 1000 बंदे का इंतजाम क्यों, खाना खाए चले गए। अब आपको क्या उसको कितने नफलों का सवाब होगा कि आपने इतने लोगों को कर्ज लेके, लोगों से कर्ज पकड़ के अपनी जिंदगी अगले 5-10 साल अजाब में डाल के आपने 1000 लोगों को खाना खिला दिया, तो ये कौन सी आपने नेकी की है यार। हाँ नहीं बिल्कुल ऐसा। और फिर कई लोग खामखा बुलाया एक को है तो सारे ही चले जाते हैं। हाँ। ये दूसरी तरफ भी ये भी जुल्फी को कले सद ने बच्चे जेब छिपा के ले गए। हाँ ये थैला मुझे बताता है, कहता है एक अरसे तक हमारे घर में कार्ड आता था सिर्फ अब्बू के नाम पे, कहता है मैं जाते हुए ना पेंसिल से लिख देता था बमा हेलो यार। गोगे को आप सारी फैमिली को बुलाएं, ये कला जाता है। वो तो कहते भाई जी कौन हर बच्चे का वखरा रक्षा कराए। गोगे का असूल है हाल होवे या मार्की होवे, ये देखने वाले को ही पैंदा है। और कहता है कि मैं चेकिंग वास्ते बैठा हूं। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये भी है, जब मेहमानों की फहरिस्त बढ़ा रहे होते हैं ना, हम ये समझ रहे होते हैं कि चलो यार अगर इस पे 500 रुपया फी मेहमान जो भी है वो लगने हैं, तो चलो यार 500 रुपया और 1000 रुपया 1500 रुपया 2000 रुपया और लग गया, 4 मेहमान आ गए। लेकिन असल में वो एक वक्त का खाना नहीं बढ़ता। देखिए जितने आप रिश्तेदार बुलाते हैं वो आपके घर आके 3-4 दिन 5 दिन ठहरते हैं, और गोगे जैसे 1.5, 2, 3, 4 महीने ठहरते हैं। वो ये समझते हैं कि शादी कराई है तो पहले बच्चे की पैदाइश के बाद जाना है, वरना घर वालों का दिल टूट जाएगा। मतलब ये कोई बात है यार कि अब मैंने गलत क्या कहा है, तुमने खुद बताया था मुझे कि हमारे यहाँ यही रिवाज है। सर वो फिर महल्ले च गल्लां होण लग पैंदियां, हमसाए कहंदे ने वो परौणा गया जे कि नहीं। इत्थे ही है जी हले इत्थे रोज आंदा ते है रोज के काल टुट जाने। रोज सवेरे उठ के पता करता है खैबर मेल का टाइम की है, तो मैं कहना पता नहीं आते जाना है, तो कहना नहीं जी खैबर मेल से मेरा बिस्तर आ रहा है। यकीन करो बाबूजी कई दावतां तुसी मेरियां कैंसिल करो। अच्छा मेरी बात सुनो, पता है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, वो ये कि उन मेहमानों के कई दिन के अखराजात जो है वो हमारी नजरों से ओझल हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। वो छोटे छोटे अखराजात हैं। अब देखें कुछ अर्सा पहले तक ये होता था कि आप घर में इंतजाम कर लेते थे, नीचे दरियां डाल लेते थे, सो जाया करते थे, ना कोई स्टेटस का मसला होता था, हमसाए अपने कमरे खाली कर देते थे, ड्राइंग रूम खाली कर देते थे, ठीक है, बिस्तरे दे देते थे। अच्छा अब थोड़ा सा बदल गया है ज़माना। अब शहरों में तो ये है कि आपको अपने मेहमानों के लिए या फ्लैट किराए पे लेने पड़ते हैं या होटल के कमरे बुक करवाने पड़ते हैं, और एक होटल का कमरा बुक करवाना पड़े तो लग पता जाता है। फिर अगर घरों में इंतजाम करना है तो आपको जाहिर है कि हर कमरे में एयर कंडीशन होना चाहिए, गर्मियों के दिन है तो, सर्दियों के तो हीटर्स होने चाहिए। आपको हर जरूरत उतने दिन तक मेहमानों की पूरी करनी पड़ती है, वरना माशरे में सो कॉल्ड नाक कट जाती है। सवाई हमारी बात पे नाक कट जाती है सवाई इफ्तिखार ठाकर के, मतलब हमने समझा क्या हुआ है यार नाक को। अरे सर आपने टॉपिक तो बहुत अच्छा छेड़ा हुआ है, लेकिन आप गोगे को पूड़ियाँ खाते देखे ना, तो पूड़ियों पे बहुत तरस आएगा आपको। अच्छा इसका पूरी के हवाले से फलसफा ये है कि इस पूरी को पूरी इसलिए कहते हैं कि इस पूरी की पूरी लेके जानी है एक लुकमे में। पूरी होती कितनी है, पूरी पड़ती नहीं है। अच्छा जुनैद सर, जो मेहमान आए होते हैं बाहर से उनके लिए गाड़ियों का भी अरेंज करना कि जनाब के उन्होंने घूमना फिरना भी है, उन्होंने रहना भी है, और शादी के लिए उनके अलग लिए गाड़ी चाहिए। हाँ, मेहमान बाइसे रहमत होते हैं, लेकिन उनको बाइसे जहमत होने से खुद बचाना चाहिए जब उनकी तादाद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी तो। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। गर्मी की वजह से पता नहीं थोड़ा थोड़ा पिघल के आगे आटे आटा चौक माले लेटे, और फिर जो जिस तरफ से ट्रैफिक खुली होती है उनके गुजरने की जगह नहीं रहती। बिल्कुल सही। तो आपका काम है कि आप चौक से पहले जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है उससे भी पहले ब्रेक लगाएं, और फिर उधर ही ठहरे रहे, आगे ना आई जाओ थोड़ा। नाज़रीन, झुलसा देने वाली गर्मी में पूरी तंदही के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले ट्रैफिक वार्डन असलम
की खूबसूरत बातें। जी अस्सलाम वालेकुम। जुनैद साहब खूबसूरत तो होती नहीं है, होती तो दुखी बातें ही हैं, मगर आपकी मेहरबानी आप कह रहे हैं खूबसूरत बातें, होती तो दुखी हुई। आप देखें जुनैद साहब, आप देखें कि इतनी गर्मी के अंदर जबकि घर से बाहर निकलना मुश्किल हुआ होता है, बिल्कुल सारा दिन हम चौक में खड़े होते हैं सूरज के नीचे तपती जमीन के ऊपर। जुनैद साहब जमीन इस वक्त इस तरह हुई होती है जैसे कढ़ाई नहीं दाने भूनने वाली भट्टी के ऊपर पड़ी होती है, उस तरह होती है, और हम बीच में दानों की तरह भुने जा रहे होते हैं। तो आप नंगे पांव होते हैं, बूट पहने होते हैं आपने? बूट पहन के तुम खड़े होकर दिखाओ जरा, तुम्हें पता चल जाए बूट पहनने से क्या होता है। जितनी गर्मी तो हर तरफ से सिर्फ जमीन से तो नहीं होती, ऊपर से भी सूरज आग बरसा रहा होता है, चारों तरफ से गर्म हवा आ रही होती है। जुनैद साहब बात ये नहीं है कि हम उधर खड़े होते हैं, हम ड्यूटी समझ कर खड़े, हम जिहाद समझ के खड़े होते हैं। हम कहते हैं कोई बात नहीं, अपने मुल्क के लिए ड्यूटी देनी है और तनख्वाह भी मिलती है, ठीक है, हमें वाड़ा खाते हैं तो हम पट्टी होते हैं। बात ये है कि जब हम पट्टी हो जाते हैं तो ये नहीं ड्यूटी के अब वार्डन ही कहेगा तो आपने कानून का अमल करना है। जुनैद साहब ऐसे देख रहे होते हैं वार्डन है कि नहीं, जरा सा वार्डन नजर ना आए तो फौरन इशारा तोड़ के दौड़ जाते हैं। और अगर जुनैद साहब हम लोग कभी फिटड़ी हाजत के लिए इधर उधर चले जाए थोड़ी देर के लिए, वापस आए तो चौक में ट्रैफिक ऐसे ही होती है जैसे अम्मी अबू घर ना हो तो बच्चों ने घर की चीजों का हाल किया होता है, सारी खिलड़ी होती है। बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है कि यार ये क्या हो गया, क्या इन लोगों को वार्डन का सिर्फ डर है, अल्लाह का डर नहीं है इनको। अल्लाह का डर होता है तो बंदा कानून पे अमल करता है। जो कानून होता है मुल्क का, एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क है आपका, उसके जो कवानीन है उनको मानना आपका मजहब कहता है कि उस पे अमल करो। जो मैंने भी देखा असलम साहब, आपका इशारा था वो मानते नहीं, फिर आपको आगे खड़ा होना पड़ता है, फिर वो रुकते हैं। आगे चौक में गौरी साहब आपको क्या बताएं, आगे कड़ के ऐसे करके जैसे मुर्गियां नहीं घेर रहे ऐसे रोकते हैं। इस तरह रोकते हैं तो लोग रुकते हैं। कानून तो होना चाहिए कि वार्डन ऐसे करे तो वो रुक जाए। वार्डन क्यों ऐसे करे यार, जब क्यों वार्डन तो रहा नहीं लेता? नहीं यार, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब सिग्नल जल रहा है, जी जी जी, आपका ट्रैफिक सिग्नल जो है वो लगा हुआ है, इशारा जल रहा है, सड़क हुआ हुआ है, तो आपको क्या जरूरत है आगे आने की? जी। और ऐसे थोड़ा आगे, गर्मी तो है ही, खुदा के वास्ते उसको डाइजेस्ट करे। गर्मी की वजह से पता नहीं थोड़ा पिघल के आगे आटे आधा चौक माले लेटे, और फिर जो जिस तरफ से ट्रैफिक खुली होती है उनके गुजरने की जगह नहीं रहती। बिल्कुल सही। तो आपका काम है कि आप चौक से पहले जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है उससे भी पहले ब्रेक लगाएं और फिर उधर ही ठहरे रहे, आगे ना आई जाओ थोड़ा। अच्छा, सारे लोग नहीं होते असलम साहब, मुझे तो ऐसे वार्डन करे तो मैं रुक जाता हूँ। गौरी साहब आप तो पढ़े लिखे आदमी, आप तो समझते हैं कानून पे अमल करना चाहिए। मैं जाहिल और अनपढ़ लोगों की बात कर रहा हूँ। अनपढ़ बंदा होता है, मैं उसको सबसे बड़ा जाहिल समझता हूँ जो कानून पे अमल नहीं करता, बेशक वो उसके पास 2-3 डिग्रियां हो। जो बंदा कानून पे अमल नहीं कर रहा उससे बड़ा जाहिल कौन हो सकता है? और जुनैद साहब पता क्या है, बात यह है कि मैं आगे भी जब भी आपके शो में आता हूँ मैं ये कहता हूँ कि जो ट्रैफिक होती है वो आपका हुस्न होता है, आपकी कौम का हुस्न होता है, आपके मुल्क का हुस्न होता है, आपका मेकअप होता है। आप सारा बेड़ा गर्क कर देते हैं, आप सारा अपने हुस्न का खाना खराब करते हैं, तबाह कर देते हैं। आप ट्रैफिक सारी बेहंगम करके तो जो कोई बाहर से आकर देखे तो वो क्या कहेगा कि इन लोगों को इतनी तमीज अकल है। हुस्न ही तबाह हो गया तो क्या रह गया? हुस्न ही तबाह हो गया तो क्या रह गया? जी हुस्न के मुतालिक आपसे बेटर कौन बैठा सकता है? जब हुस्न ही तबाह हो गया तो बंदा का डर बंदा रह गया। मैं कहता हूँ कि खुदा के वास्ते इतनी गर्मी के अंदर हम ड्यूटी देते हैं तो थोड़ा सा हमारा साथ दिया करें। गर्मी में दे दो ड्यूटी। तुम कौन से नॉर्वे से आए हो यार बात ये नहीं होती, कोई भी नॉर्वे से नहीं आया होता, जाहिर हम इधर रहते तो इधर से ही आने हैं ना। अब जरूरी तो नहीं ना आपको वार्डन के तौर पे नॉर्वे से बंदे लाके भर्ती करने पड़ेंगे। नॉर्वे से अगर बंदे इधर आएंगे तो फिर वो तनख्वाह भी जितनी लेंगे आपको लाके पटा जाएगा। तो हम अगर इतने सस्ते पैसों में इतनी थोड़ी तनख्वाह में खड़े होते हैं तो खुदा के लिए आप अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी ब्यूटी के लिए आप कानून पे अमल किया करें, वार्डन के डर से ना अमल किया करें। अगर आप वार्डन के साथ बैठेंगे तो वार्डन आज है, वार्डन कल ना हो तो फिर क्या करेंगे? अल्लाह तुम्हें सेहत तंदुरुस्ती जिंदगी दे यार। और जुनैद साहब मनूस बातें ना करे, क्या कर रहे हैं?
मेरे कहने का मतलब ये है कि वार्डन कल कलां को किसी और चौक में भी ड्यूटी दे सकते हैं, उस चौक में ना हो तो फिर क्या करेंगे? इसलिए मेरा ख्याल है कि आपको अपने सेंस के मुताबिक, कानून के मुताबिक काम करना चाहिए, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। तुम्हारी बातों से 100% हमें इत्तेफाक है, गर्मी अपनी जगह, लेकिन गर्मी का ये मतलब तो नहीं है कि लोग कानून तोड़ने पे आमादा हो जाए। जरा सा कानून भी तोड़ते हैं और आपस में एक दूसरे को गाली गलौच भी करते हैं। जरा सा कोई इशारा खुलता है ना तो पीछे से हार्डन बजने शुरू हो जाते हैं कि बस इशारा खुलते ही टूट पड़ो। सब्र खत्म हो गया ना, सब्र खत्म हो गया और लोग इस तरह एक दूसरे के साथ बदतमीजी करते, गाली गलौच करते। मैंने देखा कि कई बड़े मौजूद आदमी एक उतर के जरा सा उनकी गड्डी को मोटरसाइकिल टच हो जाए या कोई रक्षा टच हो जाए, सीधा गालियां निकालनी शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। बिल्कुल 3 ट्रैक वाली सड़क पे असलम भाई 6 ट्रैक बने होते हैं। तो और क्या, कोई मानता ही नहीं ना कानून को माने, लाइन और लेन का ख्याल करे तो फिर ट्रैक उतने ही बने ना जितने सड़क पे हैं। ख्याल तो को करता नहीं है, तो इनको तो मजाक लगता है, ये कहते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है, हमारा हक है। असलम भाई कुछ लोग तो कान को मोबाइल लगा के सुन रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि दाएं बाएं क्या हो रहा है। और क्या, अपने मस्त जा रहे होते हैं, ना किसी को कानून की परवाह होती है, ना ये एहसास होता है कि हम सड़क के ऊपर हैं। जब आप घर से बाहर निकल आते हैं, सड़क के ऊपर निकल आते हैं, तो फिर आपको अपने वतन को, अपने मुल्क को obey करना होता है। नहीं, मैं कौम से मतलब रिक्वेस्ट करता हूं कि माननी चाहिए बात, वार्डन की बात माननी चाहिए। किसी जगह इशारा नहीं चल रहा होता, वो वार्डन खुद होल्ड कर रहे होते हैं, तो वो वार्डन इशारा करते हैं, वो रुकते ही नहीं है, निकल जाते हैं। देखो ना जरा कितनी बेइज्जती की बुरी बात है। इसमें वार्डन की भी बेइज्जती है, आपके मुल्क की भी बेइज्जती है। वार्डन को उस वक्त वार्डन ना समझे, को मुलाजम ना समझे, उस वक्त को रियासत की रिट समझे, रियासत का कानून समझे। ये बात अपने दिमाग में बिठाएं कि ये रियासत की तरफ से खड़ा है, अपनी तरफ यार से। रियासत की अलामत क्या, रियासत खुद सामने खड़ी है यार। ये बात है, पढ़े लिखे आदमी ऐसे सोचते हैं। आप सिर्फ उसको उस वक्त वार्डन ना समझे, आप समझे कि ये इस वक्त रियासत आपके सामने खड़ी है, आप रियासत टक्कर ले रहे होते। और यार हमें तो तुम्हारी इस बात से भी पूरी तरह इत्तेफाक है कि कानून को सिर्फ उसी वक्त ओबे न करें जब कानून का कोई रखवाला खड़ा है, बल्कि इंसान को हर वक्त ये समझना चाहिए कि मैं खुद कानून का रखवाला हूँ। ये बात है जुनैद साहब, बाढ़ के मुल्कों से आप लोग आके जिन मुल्कों की तड़ीफें काटे होते हैं कि क्या निजाम है, क्या ट्रैफिक है, उधर कितने को आपको ट्रैफिक वार्डन नजर आती है, कितनी को पुलिस नजर आती है। लोगों को पता है कि भाई कानून के मुताबिक ही चलना है, जरूरी नहीं कि कोई छांटे वजंटे फेड़ी से नहीं होना है। वो खुद अपनी इज्जत समझ के, अपने मुल्क की इज्जत समझ के, अपनी रियासत की इज्जत समझ के तो सड़क पे निकलते हैं। नाज़रीन यहाँ में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। तो नहीं याद मुझे कि हमारे सारे मोहल्ले के अंदर और अच्छे वाले लोग रहते थे, कारोबारी लोग भी और डॉक्टर्स भी और इंजीनियर्स भी और ऑफिसर्स भी जी हमारे मोहल्ले के अंदर। मुझे नहीं याद कि किसी के घर में एसी लगा होता था, एयर कंडीशन लगा था, क्योंकि रशियन एसी को लेके आए थे हमारे एक मोहल्लेदार, तो वो सारा मोहल्ला देखने जाता था कि एसी लग गया है। यार ये गुर्बत या अमारत की बात नहीं है, ये आदत की बात है। हाँ जी, बिल्कुल। आदतें हमने अपने आप को इतनी अजीब सी डाल रही हुई हैं कि हमारे अखराजात खुद ही बढ़ गए। अच्छा जी, आजकल अक्सर रोना रोया जाता है, घरों में अखराजात बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अखराजात नहीं, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई। बिल्कुल, महंगाई, गुजारा नहीं होता। हर बंदा ये कह रहा है। अच्छे भले जो है ना जी, दरमियाने दर्जे के लोग भी, जिन्हें मतवसत घराने के लोग कहते हैं, वो भी अब यही कहते हुए पाए जाते हैं जी कि गुजारा नहीं होता। तो मैं हस्बे माजी के हवाले से आपको कुछ याद करवाना चाहता हूं कि गुजारे होते कैसे थे। बहुत कम आमदन वाले लोग जो थे वो बड़ा अच्छा गुजारा कर लेते थे, और किस तरह करते थे, जी। बचतें कैसे की जाती थी, चूंकि उनकी बड़ी मेहनत की और हलाल की कमाई होती थी, और वो लोग बेचारे अपनी कमाई पे इक्तफा करते थे। उनको ये लालच नहीं थी कोई होती। वो कहते थे कि जो रब ने दिया है, जो आमदन हो रही है, उसमें गुजारा करना है, और करना कैसे है वो प्लान कर लेते थे। मसलन मैं बिल्कुल ये गवाह हूं कि घरों में जो वालदैन थे या बुजुर्ग थे जो, वो फालतू बत्ती नहीं थे जलाने देते। बिल्कुल,
वो कहते थे कि फलां कमरे में कोई बैठा नहीं हुआ तो उधर की बत्ती क्यों जल रही है, बल्ब क्यों जल रहा है। आप लोग अगर 2 कमरों में बैठे हुए गप्पे मार रहे हैं तो आप एक कमरे में क्यों नहीं हो जाते? आप 2 कमरों में क्यों लाइट जला के बैठे हुए हैं? पंखा क्यों चल रहा है 2 कमरों का? फिर मैंने कभी, मुझे याद है कि बहुत कम देखा है कि पंखा बहुत तेज चल रहा है। ऐसे लाइट सा पंखा चल रहा होता था में हल्की सी हवा के लिए, बिल्कुल, और कोई बुरा नहीं था समझा जाता हाथ वाला पंखा। जी बिल्कुल, वो ऐसे लगता था कि जैसे एक्सरसाइज हो रही है। चम हाथ वाले पंखे के साथ ही घरों में गुजारे किए जाते थे। पंखा को एक आध लगा होता था। मैंने तो नहीं याद मुझे कि हमारे सारे मोहल्ले के अंदर और अच्छे वाले लोग रहते थे, कारोबारी लोग भी और डॉक्टर्स भी और इंजीनियर्स भी और ऑफिसर्स भी जी जी हमारे मोहल्ले के अंदर। मुझे नहीं याद कि किसी के घर में एसी लगा होता था। एयर कंडीशन लगा था, क्योंकि रशियन एसी को लेके आए थे हमारे एक मोहल्लेदार, तो वो सारा मोहल्ला देखने जाता था कि एसी लग गया है। यार ये गुर्बत या अमारत की बात नहीं है, ये आदत की बात है। हाँ जी, बिल्कुल। आदतें हमने अपने आप को इतनी अजीब सी डाल रही हुई हैं कि हमारे अखराजात खुद ही बढ़ गए। बुजुर्गों का एक टिपिकल जुमला होता था, बच्चे कमरे से बाहर आते थे तो बुजुर्ग पूछते थे जरूर, पंखा बंद करके आए, पंखा बंद करके, अगर नहीं करके आए वो कहते वापस जाके बंद करके आए। पंखा बंद। अब हमारे यहाँ ये कोई रिवाज ही नहीं है बच्चों से पूछना कि पंखा, एसी सारी रात चलता रहता है, बच्चे कमरे से बाहर चले जाते हैं, वापस आते हैं एसी चल। खुदा का नाम लो, एसी बिजली की जान खींच लेता है। जी 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 जी। और माएं, बड़ी मादरत के साथ मैं अपनी बहनों बेटियों से मादरत चाहूंगा, माएं इस बात पे बहस करना शुरू कर देती हैं कि फिर क्या हो गया है, ठहर जाओ, कोई बात नहीं, कौन सी बचत हो जानी है। हाय भाई, इन छोटी छोटी बचतों से ही खुदा के वास्ते बचत इतनी हो जाती है कि आप अपनी आमदन में बड़ा अच्छा गुजारा कर सकते हैं। मैं अपने बच्चों से इतना तंग था कि जब लाइट जाती थी ना तो मैं शुक्र करता था कि अब तो बंद हो गए। तो सारे घरों में अब यही है गौरी साहब, आपके ही नहीं, हर घर में ये अब मुसीबत। दिन में लाइट जली जाती है, मैंने कहा यार लाइट तो बंद करो यार। लोग लाइट जलाना पता नहीं, यानी ऑफ करना जो है वो समझते हैं कि कोई ऐसी बात। बिल्कुल सही। फिर खाने के हवाले से मैं आपको याद कराऊंगा कि जब गोश्त लेने कभी जाते थे दुकान पे, तो मुझे नहीं याद कि किसी के मुंह से पूरा 1 किलो निकलता था। उस वक्त शेर होते थे, शेर गोश्त तो लेते थे जब को बड़ा को परौने आ जाते थे किसी के घर में या कोई फंक्शन होता था। आधा किलो, पाव, 1.5 पाव भी मैंने सुना हुआ है। अब 1.5 पाव हंसी आएगी। उस वक्त के बकरे भी अच्छे थे, आधा किलो में ही जायका बन जाता था। यार जायका तो अपनी जुबान का खुद लगाना है ना आपने, जायका तो हमने खुद लगाना है कि कैसा लगाना है अपनी जुबान को जायका। जी जी। अब हम 2-2, 3-3 किलो, 4-4 किलो गोश्त मुकाबले में ले रहे होते हैं कसाई की दुकान पे खड़े होकर। और ये सिर्फ गुर्बत या अमारत नहीं है, ये बीमारी और सेहत का भी मसला है बाबूजी। सही। हम लोगों ने ये डिवाइड ही नहीं किया हुआ कि हफ्ते में कितने दिन गोश्त पकना है और कितने दिन सब्जी पकनी है, कितने दिन दाल पकनी है। अब सारा हफ्ता गोश्त बड़ा जरूरी है। गोश्त को हमने हांडी का लाजमी जुज नमक मिर्च की तरह समझ लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं था होता, बिल्कुल नहीं था होता। लस्सी के साथ भी अच्छे भले घरों में मैंने रोटी खाते हुए लोगों को देखा। बिल्कुल। वो मिस्सी सी रोटी बन जाती थी नमक मिर्च वाली, उसमें थोड़ा अनारदाना ये वो डाल लेते थे और वो लस्सी के साथ खा लेते थे अच्छे भले घरों में। वो ये होता था कि खवातीन कहती थी आज मैं मसरूफ रही हूँ, मैंने हांडी नहीं पकाई, चलो ये वो आटे में ही उसने थोड़ा बहुत उसको नमक मिर्च डाल के तो मिस्सी रोटी बना ली, पिज्जा टाइप, और वो लस्सी से खा लेते थे। अब ये चीजें इज्जत बेइज्जती का मसला बन गई हुई हैं। अब तौहीन समझते हैं लोग। कई घर ऐसे हैं कि वो मरने वाले हो गए हुए हैं अपना महंगाई की वजह से, मगर अखराजात नहीं कम कर रहे। वो ये समझते हैं कि हांडी के अंदर गोश्त ना हो तो ये हांडी की इंसल्ट है। यार गोश्त तो छोटी बात है, इस बात को इंसल्ट समझते हैं कि दस्तरखान पे या डाइनिंग टेबल पे सिर्फ एक डिश पड़ी हुई है, एक हांडी। उस वक्त तक उनकी अमारत की तस्कीन ही नहीं होती जब तक कि 3-4 डिशेस ना पड़ी हो। और फिर मैं एक और भी गुजारिश करूंगा कि वो भी बहनों बेटियों से माफ़ी के साथ कि घर में अब ख़वातीन को काम करने की आदत भूल गई हुई है। मुलाजम रखें ज़रूर घर में, अल्लाह ताला ने दिया हुआ है तो रखें ज़रूर, कोई ऐसी बात नहीं, मगर जो अफोर्ड नहीं ना करते वो भी अब बेचारे धक्के से रख रहे हैं। मतलब अपना गुजारा नहीं सही हो रहा तो साथ एक और बंदा या जी जो है उसको अपने सर पे मुसलत कर लिया हुआ। ऐसे ही सिर्फ ये है कि खुद काम नहीं करना,
खत्म हो गया हुआ है, सोए रहते हैं, सारा घर 12-1 बजे तक सोया होता है। सुबह सुबह उठ के फजर के वक्त लोग उठ जाते थे, दिन शुरू हो जाता था, काम डिवाइड किए होते थे, कोई सफाई कर रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उसी तरह आप घर से बाहर आ जाएं तो कोई बंदा कन्वेंस के बगैर बाहर निकलना ही नहीं चाहता। हर बंदे को बाहर जाने के लिए गाड़ी चाहिए, या कम से कम मोटरसाइकिल चाहिए, या नहीं तो अगर नहीं है अवेल उस वक्त मोटरसाइकिल, उसको गाड़ी या रक्षा करा के दें। पैदल चलना भूल गए हुए हैं, ईमान से बिल्कुल ही भूल गए हुए हैं। टांगों को ये याद ही नहीं रहा कि ये चलने के लिए अल्लाह ने लगाई है। वरना मुझे याद है, मैं खुद सारी जिंदगी, हम लोग मैट्रिक तक क्या, अब कॉलेज लाइफ में भी पैदल गए हैं, कॉलेज पैदल गए हैं। आज के बच्चे को आप कहें पैदल जाए स्कूल, नहीं जाते। बाखुदा हम प्राइमरी स्कूल में भी, हाई स्कूल में भी और कॉलेज में भी पैदल जाया करते थे। और वो स्कूल जो है वो कम से कम 3 किलोमीटर दूर था। जी बिल्कुल, ये नहीं कि गली की नुक्कड़ पे था। जी बिल्कुल। गवर्नमेंट मिल्लत हाई स्कूल हमारा, हमारे बी ब्लॉक सैटेलाइट टाउन गुजरांवाला से कम 3 किलोमीटर दूर था और पैदल जाते थे यार। हमारा जो कॉलेज था, गवर्नमेंट कॉलेज गुजरांवाला, वो कम से कम 2 किलोमीटर था, पैदल जाते थे। मेरा मतलब है कि अब हमारी सोच में ही नहीं रहा हुआ कि बच्चा पैदल स्कूल जा सकता है, हमारी सोच में ही नहीं रहा हुआ कि बच्चा कॉलेज पैदल जा सकता है। चलो स्कूल छोटा नन्ना मुन्ना है, आप खुद छोड़ रहे हैं या कुछ भी करें, बिल्कुल खुद भी जा रहे हैं तो आप भला पैदल क्यों नहीं छोड़ आते? फिर जाएं। ये भी है। पता नहीं क्या हो गया, को दिन छोटे हो गए हैं या हमारे जहन छोटे हो गए हैं कि हम तौहीन समझते हैं पैदल जाना। समझ नहीं आ रही कि हमने क्या अपनी जिंदगी को स्यापे डाल रही हुए हैं और बैठ के हम हुकूमतों को और हुक्मरानों को गाली गलोच कर रहे होते हैं और बददुआओं पे उतर आए हुए हैं। अब सोशल मीडिया देखिए बददुआओं से भरा होता है, गाली गलोच से भरा होता है। कोई इतना नहीं सोचता कि जो लिख रहा हूं या जो मैं गाली गलोच कर रहा हूं, मैंने भी मर जाना है, मुझे मौत आ जानी है, मैंने कब्र में चले जाना। बिल्कुल। मैं अपने गिरेबान में भी झांकूं, मैं अपने आप की तस्हीब भी करूं, मैं अपने आप को भी दायरे के अंदर लेके आऊं, मैं अपने आप का भी एहतसाब करूं। कोई ये सोच ही नहीं रहा। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। और चलते चलते एक हिकमत की बात, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां शादी से पहले मुलाकातें होती हैं और शादी के बाद मुक्कालातें हैं। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।